हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो देखो, आज जो वीडियो है वो है मॉडल एक्टिविटी टास्क जो क्लास 10 स्टूडेंट्स को मिला है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए सोचा कि देखो, यूट्यूब में जब हम लोग वीडियो को सर्च करते हैं तो हमको बंगाली वर्जन, हिंदी वर्जन, कोई भी वर्जन का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वर्जन का नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक इंग्लिश वर्जन का वीडियो बना दे, और ताकि जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट्स हैं उसको करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो चलो देरी नहीं करके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। इफ़ एक्स वेरीज to y and 5x equals to 3y then the value of variation constant is, that means यहाँ पे बोल दिया गया है कि x और y जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल है और 5x इज इक्वल टू 3y है। ठीक है, तो हम लोगों को वेरिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इफ़ x varies to y and 5x equals to 3y then the value of variation constant is, तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि x और y जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल है और 5x इज इक्वल टू 3y है। ठीक है, तो हम लोगों को वेरिएशन जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि इफ़ x वेरीज टू y, यानी कि x और y जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल है। तो x और y क्या है, डायरेक्टली वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एक रूल के हिसाब से। हम लोग जब वेरिएशन साइन को हटाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे इज इक्वल टू चला आता है और हम लोग ky लिख देते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जब ky लिखेंगे तब यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन लिखना होगा कि वेयर k इज अ नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, k जो है, k है नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे k का वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन यहाँ पे k का वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या पता चल गया है कि हम लोगों के पास x का वैल्यू निकल के आ चुका है ky। ठीक है, x का वैल्यू निकल के आ चुका है ky। ओके, तो देयरफॉर अभी हम लोगों को यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 3y दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखो 5x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, x का जो वैल्यू है ky, ये x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे x में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, ky। ठीक है, तो x के जगह पे मैंने x का वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, और k इज इक्वल टू 3y बाई, यहाँ पे 5 और y देखो, k को मैंने अलग कर दिया तो 5 और y यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो x के जगह पे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू है मेरे पास ky, तो x का वैल्यू को मैंने यहाँ पे x के जगह पे इसे पुट कर दिया, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या है, ky। अब यहाँ से मुझे नॉन वेरिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो वेरिएशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, k, तो मुझे k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैंने k को अलग कर दिया। तो k को जब मैं अलग कर दिया तब यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 5 इंटू वाई बचेगा। तो ये 5 इंटू वाई क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये y और ये y हम लोग काट देंगे, तो हम लोग k इज इक्वल टू आंसर लिख देंगे 3/5। ठीक है, तो 3/5 जो है ऑप्शन डी में है। देयरफॉर लिखो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स।
मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो मेरे पास दिया हुआ है एक्स डायरेक्टली वेरिएबल टू वाई है। अगर यहाँ पे ऊपर 1 होता तो इसे हम लोग इन्वर्सली वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली वेरिएबल है, तो हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल साइन को जब इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो वेरिएशन प्रोसेस में तो ये के वाई हो जाता है। तो यानी कि एक्स का वैल्यू मेरे पास आ गया के वाई। तो यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे x के जगह पे हम ये x का वैल्यू के वाई जो है यहाँ पे मैं पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे k जो है मेरा वेरिएशन कांस्टेंट है और k का वैल्यू जो भी है लेकिन नॉन ज़ीरो है, तो ये k का वैल्यू है नॉन ज़ीरो, तो ये k का वैल्यू ज़ीरो नहीं है। तो मुझे k का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो इसलिए मैंने k को अलग कर दिया। तो 5y जो है इधर मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको मैं इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये डिवाइड करके ये चला गया नीचे, तो आंसर आ गया k इज इक्वल टू 3/5। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलो नेक्स्ट करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अमल इन्वेस्टेड ₹5,000 फॉर 9 months एंड फातिमा इन्वेस्टेड ₹6,000 फॉर 5 months इन अ बिजनेस। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अमल ने 9 months के लिए 5,000 इन्वेस्ट किया था और 6,000 इन्वेस्ट किया था फातिमा ने 5 months के लिए, ठीक है। तो उन लोगों का प्रॉफिट का शेयर कैसा होगा और कितना होगा, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ कि अमल इन्वेस्टेड ₹5,000 फॉर 9 months एंड फातिमा इन्वेस्टेड ₹6,000 फॉर 5 months इन अ बिजनेस। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। चलो तो लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अमल। ठीक है, यानी कि अमल का टोटल कैपिटल, ठीक है, क्या है, उसने 5,000 इन्वेस्ट किया था 9 month के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे 5,000 इंटू 9 इज इक्वल टू ₹45,000। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अमल का टोटल कैपिटल क्या हो गया 9 महीना में 45,000। ठीक है, तो ठीक इस तरह से हम लोग लिखेंगे टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय फातिमा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय फातिमा। तो फातिमा हर महीना कितना करती थी 6,000 करके हर महीना, तो 5 महीना के लिए। ठीक है, तो फॉर 5 month तो लिखेंगे इज इक्वल टू 6,000 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹30,000। ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल कैपिटल अमल का हो गया 45,000 और टोटल कैपिटल फातिमा का हो गया 30,000। एक और ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं स्टूडेंट्स, इसको याद रखना कि प्रॉफिट का शेयर और प्रॉफिट का रेशियो उसी तरह से निकलता है जिस तरह से कैपिटल का रेशियो निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इस लाइन को ज़रूर लिखना स्टूडेंट्स कि कैपिटल का रेशियो जैसा होता है उसका बराबर होता है प्रॉफिट का शेयर का रेशियो और लॉस का शेयर का रेशियो। प्रॉफिट होने से कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड होता है और लॉस होने पर भी कैपिटल रेशियो पर ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो कि ये कैपिटल रेशियो ही होगा 45,000 इज टू 30,000। ठीक है, तो लिखो 45,000 इज टू 30,000। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसको काटेंगे 15 3 जा और 15 2 जा। ठीक है,
तो 3:2 कितना नंबर ऑप्शन है स्टूडेंट्स? 3:2 ऑप्शन ए है। तो लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोगों ने अमल का टोटल कैपिटल निकाला 45,000 और हम लोगों ने फातिमा का टोटल कैपिटल निकाला 30,000। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, कैपिटल रेशियो उसी तरह से होता है जिस तरह से प्रॉफिट और लॉस का शेयर का रेशियो होता है, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस का शेयर का रेशियो कैपिटल के रेशियो के हिसाब से होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने कैपिटल का रेशियो निकाल लिया 45,000:30,000 करके, तो वही है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर 3:2 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ए टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P touches the circle at the point Q. If OQ is equal to 9 cm and PO is equal to 15 cm, then the length of PQ is. ठीक है, तो ये एक टेंजेंट और सर्कल से रिलेटेड सम्स है, तो चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स देखो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, ए टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले एक सर्कल बनाता हूँ। तो चलो ये मेरा सर्कल है, इसका सेंटर दिया गया है O। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टचेस द सर्कल एट द पॉइंट Q। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो चलो ये मैंने ले लिया एक पॉइंट P, तो इसको हम लोग कर देते हैं जॉइन। तो इसको मैंने जॉइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक टेंजेंट बनाया गया है, तो टेंजेंट हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो टेंजेंट, मान लो कि मैंने टेंजेंट बनाया Px, तो ये जो टेंजेंट है Px, इसको ये सर्कल को Q पॉइंट पे काटा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया Q। ठीक है, फिर बोला गया है इफ़ OQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं O और Q को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, O और Q को ज्वाइन कर दूँ, तो इसको बोला गया है 9 सेंटीमीटर। तो OQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड PO इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो PO जो है ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे PQ का लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग ये जो ट्रायंगल मेरे पास बन के आया है OPQ, ये ट्रायंगल जो बन के आया है, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका बेस हो गया है OQ और ये हाइपोटेन्यूज हो गया है OP और PQ बन गया है परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले देखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन लिख लेते हैं OQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ मेरे पास 9 सेंटीमीटर दिया गया है और PO इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। PO इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, मुझे निकालना है PQ का लेंथ, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू कितना। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस फिगर में ये बन गया है, ये OP इज़ हाइपोटेन्यूज, PQ इज़ परपेंडिकुलर एंड OQ इज़ बेस। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं OP बन गया है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद OQ बन गया है बेस, OQ ये Q है, बन गया है बेस, और मुझे PQ जो कि बन गया है परपेंडिकुलर, PQ बन गया है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मुझे PQ निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल
ओ पी क्यू। अब देखो पी क्यू मेरा परपेंडिकुलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ये पिथागोरस का फॉर्मूला है, पी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पी का स्क्वायर लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज देखो 15 दिया हुआ है और बेस देखो 9 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ का स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा p इज इक्वल टू रूट ओवर 15 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये है ऑप्शन बी। तो लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलो बनाते हैं नेक्स्ट सम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर MCQ का 1 का 4 बनाते हैं। क्या बोला गया है, इफ द रेशियो ऑफ कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड स्फीयर इज 25:16 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। यानी कि कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर का कार्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है जो कि है 25:16। ओके, तो इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। इफ द रेशियो ऑफ कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड स्फीयर इज 25:16 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी। यानी कि मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये स्फीयर दिया हुआ है, तो स्फीयर में मेन जो होता है मेरा रेडियस होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स आर R1 एंड R2। तो मैंने दोनों स्फीयर का रेडियस को, एक रेडियस को मैंने R1 मान लिया और एक रेडियस को मैंने R2 मान लिया। ठीक है, तो एक रेडियस को मैंने R1 माना और एक रेडियस को मैंने R2 माना। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो कार्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, देयरफॉर मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ कार्व्ड सरफेस एरिया जो कि CA से है। तो कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर ये हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्फीयर का रेडियस मेरा R1 है, तो ये हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो देखो कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज 4 पाई R1 स्क्वायर और कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लिए। तो ये दोनों का देखो रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो इज गिवन 25:16। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 पाई R1 स्क्वायर इज टू 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25:16। ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, तो 4 4 कट गया, पाई पाई कट गया, तो यहाँ से मुझे मिलेगा R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, फिर देखो
यहाँ पे लिखेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से मुझे मिलेगा R1 बाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से मुझे मिलेगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स R1 बाई R2 इज इक्वल टू 5/4, यानी कि R1 इज इक्वल टू 5 एंड R2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो हम लोगों को वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, तो लिखो देयरफॉर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R³ इज टू 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअली फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R³। तो यहाँ पे दोनों स्फीयर है, तो एक का रेडियस को हम लोगों ने R1 पकड़ा था, एक का रेडियस को हम लोगों ने R2 पकड़ा था। तो 4/3 पाई R1³ इज टू 4/3 पाई R2³। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। देखो 4/3 दोनों तरफ से काट दिया, पाई काट दिए, तो R1 का वैल्यू मेरे पास है 5 का क्यूब इज टू R2 का वैल्यू है मेरे पास 4 का क्यूब, यानी कि आंसर आ जाएगा 125 इज टू 64। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आंसर हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ में आया होगा। थैंक यू। चलो नेक्स्ट सम्स करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग ट्रू फॉल्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 2 रेडियन इन 1 आवर। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि मिनट हैंड जो है एक क्लॉक का, वो 1 आवर में 2 रेडियन रोटेट करता है। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, चलो तो इसको बनाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 2 रेडियन इन 1 आवर। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक अपने अंदाज़ा से एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, तो लगभग यही होता है घड़ी। ठीक है, तो ये जो होता है ये मान लो कि दिस इज़ आवर मिनट हैंड। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, तो ये 1 आवर में हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, ये 1 आवर में पूरा ये मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाता है। ठीक है ना, दैट मीन्स द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स थ्रू 360 डिग्री। ओके, तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर 2 रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। सो रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स, इसको याद रखना कि ये जो 12 बजे से शुरू करके पूरा 1 घंटा में जो मिनट का हैंड पूरा 1 घंटा में पूरा जो फिर 12 बजे तक जाएगा, यानी कि 1 घंटा में पूरा एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाना का मतलब क्या है, एक सर्कल का पूरा एक बार घूमना। ठीक है, तो एक बार घूमना को हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल, जिसका वैल्यू है 360 डिग्री। तो दैट मीन्स
ये कंप्लीट एंगल यानी कि पूरा एक बार चक्कर लगाने में ये 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। और ये 2 रेडियन में भी 360 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स आवर आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा ये आंसर ट्रू होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो बनाते हैं नेक्स्ट वाला सम्स, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाते हैं, ट्रू फॉल्स। इन ट्रायंगल ABC D is a point on the side BC so that AD perpendicular to BC, so triangle ABD similar to triangle CAD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर का साइन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है अपना ABC, ठीक है, जिसके BC साइड के ऊपर D एक पॉइंट है और D और AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मुझे ये दिखाना है कि ये सही है कि नहीं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CAD सिमिलर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो इसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसमें D एक पॉइंट है ऑन द साइड BC। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लिया ऐसा करके, और ठीक है इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं C। तो ये BC जो साइड है, ये BC साइड के ऊपर D एक पॉइंट है और ये AD जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि AD जो है ये BC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मुझे ये दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CAD ये सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास ये दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो सिर्फ AD ही BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो ABC ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सिमिलर तभी होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर AD परपेंडिकुलर होता, तभी सिमिलर होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो तो लिखो सिंस ट्रायंगल ABC is not a right angled triangle, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लिख लिया कि ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एंड A is not the vertex of the right angle triangle, of the right angled triangle, ठीक है। तो therefore triangle ABD is not similar ट्रायंगल CAD, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD जो है ये सिमिलर नहीं है ट्रायंगल CAD का, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलो बनाते हैं नेक्स्ट वाला सम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 शुरू करते हैं। द रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन जो होता है उसका रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इसे हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, द रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज द 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है। तो ये मुझे दिखाना है कि एक राइट सर्कुलर कोन का जो रेडियस होता है, हाइट होता है और स्लैंट हाइट होता है, ये एक राइट सर्कुलर कोन का जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, ये दिखाना है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक राइट सर्कुलर कोन बना लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से बनता है राइट सर्कुलर कोन। तो और ये हो जाता है हाइट और ये हो जाता है रेडियस। ठीक है, तो अगर मैं इसे ए बी सी नाम दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी जो हो जाएगा इसे हम लोग हाइट ही बोलते हैं। बी सी जो होता है, बी सी हो जाता है रेडियस। देखो रेडियस के लिए मैं आर लिख दिया। और ए सी जो होता है ये हो जाता है स्लैंट हाइट। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो ए बी सी क्वेश्चन में मेरा जो है ये हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट ये तीनों मिलाकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये दिखाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन ही रहा है यहाँ पे। देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो है ए बी सी, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज राइट यानी कि ट्रू। तो ये सम्स बिल्कुल सही है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4 करते हैं, ट्रू फॉल्स। शुभेंदु एंड नौशाद started a business with capitals of rupees 1500 and rupees 1000. After 1 year there was a loss of rupees 75. Then the loss of Subhendu is rupees 30. यानी कि शुभेंदु और नौशाद एक बिजनेस स्टार्ट किए थे वो लोग। तो शुभेंदु का कैपिटल 1500 था और नौशाद का कैपिटल 1000 है। तो एक साल बाद उनका लॉस अगर 75 होता है तो शुभेंदु का शेयर जो है क्या वो रुपीज़ 30 होगा? ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। शुभेंदु एंड नौशाद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1500 एंड रुपीज़ 1000. आफ्टर 1 year देयर वॉज अ लॉस ऑफ रुपीज़ 75. देन द लॉस ऑफ शुभेंदु इज रुपीज़ 30. तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शेयर ऑफ रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ शुभेंदु एंड नौशाद कितना है? 1500:1000। तो 5 से काटेंगे, 5 3 जा 5 2 जा। ठीक है, तो ये जो 3:2 आया, ये 3:2 आया, वो दोनों का रेशियो ऑफ कैपिटल। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि कैपिटल रेशियो के हिसाब से ही प्रॉफिट और लॉस भी डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया है कि उन लोगों का टोटल लॉस है रुपीज़ 75। तो 75 जो अगर टोटल लॉस हो रहा है उसमें शुभेंदु का लॉस 30 रुपया हो रहा है या नहीं, 30 रुपीज़ हो रहा है या नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो चलो तो लिखते हैं पार्ट ऑफ लॉस ऑफ शुभेंदु। तो स्टूडेंट्स ये होगा क्योंकि देखो रेशियो है 3:2, इसमें शुभेंदु आगे है और नौशाद पीछे है। तो आगे वाला नंबर जो होगा ये शुभेंदु का पार्ट है और पीछे वाला जो नंबर है वो नौशाद का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम लोग आगे वाला नंबर लेंगे 3 और ये सम ऑफ रेशियो जो होता है 3 + 2 ये हो जाता है 3/5 पार्ट। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे बनाया, मुझे शुभेंदु निकालना है
तो शुभेंदु आगे है तो शुभेंदु का पार्ट ये होगा और नौशाद का पार्ट ये होगा 2। ठीक है, तो मुझे शुभेंदु निकालना है इसलिए मैंने 3 लिया, तो ये हो गया 3 और सम ऑफ रेशियो हम लोग बैठाएंगे नीचे 5। ठीक है, तो इस हिसाब से लिखो टोटल लॉस कितना है 75, देयरफॉर लॉस ऑफ शुभेंदु। ठीक है, तो 75 टोटल लॉस है, इसमें से 3/5 पार्ट है शुभेंदु का। ठीक है, इसको काटो 15, यानी कि ये हो जाएगा ₹45। तो यहाँ पे लॉस कितना दिया हुआ है शुभेंदु का 30 दिया हुआ है, तो बेशक हम लोगों को पता चल रहा है कि ये 45 जो है शुभेंदु का लॉस है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। देयरफॉर आंसर इज फॉल्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व करते हैं। इन अ सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर लेंथ subtends an angle of measure π/16 at the center, then find the radius of the circle। That means एक सर्कल में एक छोटा सा पोर्शन को हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, उस आर्क का लेंथ दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो सेंटर के साथ π/16 बना रहा है एंगल। ठीक है, तो हम लोगों को उस सर्कल का रेडियस निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो मैंने ये क्वेश्चन लिख के रखा है। इन ए सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर लेंथ सबटेंस एन एंगल ऑफ π/16 एट द सेंटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम लोगों को इसका एक पहले फिगर बनाना होगा। तो चलो मैं लिख लिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, तो इसका चलो इतना सा पोर्शन मैंने काट लिया, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे दिए हम लोग PQ आर्क, और ये सेंटर है O। तो आर्क हो गया PQ, इसका लेंथ दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो ये थीटा का वैल्यू है π/16। ठीक है, तो और ये जो आर्क है ये है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल है π/16। ठीक है, तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग जानते हैं, ये π/16 का वैल्यू हम लोग जानते हैं r इंटू थीटा। तो स्टूडेंट्स इसका बराबर होता है रेडियस इंटू थीटा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क होता है रेडियस इंटू थीटा। ये जो थीटा है, थीटा मतलब ये जो एंगल हो रहा है, ये एंगल के साथ, और ये अगर हम लोग इसको रेडियस ले ले, जैसे कि OP, ये रेडियस हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये जब थीटा के साथ ये रेडियस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आर्क निकल के आता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, तब हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग आर्क को S ले लेते हैं तो S इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। तो एक बार देख लो स्टूडेंट्स, मैंने ये लेंथ ऑफ द आर्क को S मान लिया है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू थीटा। तो S इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा मैं लिख सकता हूँ। फिर ये थीटा का वैल्यू मेरे पास π/16 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, S का वैल्यू है मेरे पास 5.5, तो लिखेंगे 5.5 इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा का वैल्यू है π/16। ठीक है, तो π/16, थीटा का वैल्यू है π/16। फिर इसको क्या करेंगे, 5.5 इज इक्वल टू रेडियस इंटू
पाई जो है, पाई का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 22, और नीचे का जो 7 है ये हम लोग 7 नीचे लिख देंगे, और ये 16। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये 22 ऊपर बैठेगा और ये 7 नीचे बैठेगा। एक बार तुम लोग देख लो स्टूडेंट्स। तो और ये जो डेसिमल है, तो डेसिमल का हटाकर हम लोग इसके नीचे 10 लिखेंगे। अब बस मुझे काटना है, देखो 11 5 जा 11 2 जा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 8, 5 से इसको काटेंगे 2, 2 से इसको काटेंगे 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 7 4 जा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो रेडियस हो जाएगा 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का आंसर है। मैं आशा करता हूँ समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करते हैं। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। यानी कि एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, उसका हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों को उस कोन का रेडियस निकालना है। तो चलो करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, तो लिख देते हैं हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम दिया हुआ है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो, हम लोग रेडियस को, लेट रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू आर मान लिए, आर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। ये मेरे पास 100 पाई दिया हुआ है, तो इसके बराबर हम लोग लिखेंगे 100 पाई, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, 1/3 इंटू पाई का पाई छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर निकालना है। हाइट मेरे पास 12 दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू 100 पाई। अब देखो, यहाँ का पाई और यहाँ का पाई हम काट दिए, ठीक है। 3 से 12 काट दिए 4 से 100 काट दिए 25, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से मुझे मिलेगा आर इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कितना आसानी से निकल गया। देखो, बस मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ था मेरे पास 100 पाई, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इज इक्वल टू 100 पाई है, ठीक है। तो दोनों तरफ से सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, एच का वैल्यू हम लोग बैठा दिए 12, ठीक है। तो दोनों तरफ से पाई पाई काट दिए। काट देने के बाद 3 से सबसे पहले मैंने 12 को काटा 4, 3 4 जा 12, फिर 4 से मैंने 100 को काट दिया 25। तो बचा मेरे पास क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आर स्क्वायर अगर 25 होगा, आर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन का 3 बनाते हैं। इफ़ x वेरीज, ये डायरेक्टली वेरीज है, इफ़ x डायरेक्टली वेरीज yz एंड y डायरेक्टली वेरीज zx, देन शो दैट z इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। यानी कि x अगर yz के साथ डायरेक्टली वेरिएबल है और y अगर zx के साथ डायरेक्टली वेरिएबल है, तो हम लोगों को दिखाना है कि z एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, ठीक है। तो z यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा और वो ज़ीरो
नहीं होगा और वो कांस्टेंट होगा, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। ओके, तो चलो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। इफ़ x डायरेक्टली वेरीज टू वाई जेड एंड y डायरेक्टली वेरीज टू जेड एक्स, देन शो दैट z इज़ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या दिया हुआ है, x डायरेक्टली वेरीज टू वाई जेड, लिखेंगे x डायरेक्टली वेरीज टू वाई जेड, और क्या दिया हुआ है, y डायरेक्टली वेरीज टू जेड एक्स। ये दोनों को हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो अब देखो हम लोग वेरिएशन के साइन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग वेरिएशन का साइन को हटाते हैं तो ये इज इक्वल टू में चेंज हो जाता है। x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिए एम वाई जेड, तो m को हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया, और y यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं zx। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे m और यहाँ पे इज इक्वल टू होगा, जब हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे तो वेरिएशन साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या करेंगे, m और n को हम लोगों ने कांस्टेंट लिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर m and n आर नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे y इज इक्वल टू एन जेड एक्स दिया हुआ है ना, तो अगेन कैसे करेंगे, देखो y इज इक्वल टू एन जेड एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का वैल्यू जो है ये एम वाई जेड दिया हुआ है, तो ये x के जगह पे हम x का वैल्यू एम वाई जेड पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू एन जेड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग डॉट लगा दी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x के जगह पे x का वैल्यू पुट कर देंगे एम वाई जेड। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन जेड के साथ x मल्टीप्लाई फॉर्म में था और यहाँ पे x का वैल्यू एम वाई जेड था, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये y और ये y हम काट दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, क्योंकि यहाँ पे कट चुका है तो यहाँ पे बनेगा एम एन जेड स्क्वायर, ऐसा ही बन जाएगा। तो देखो m और n हम लोग लिख दिए इधर, z इंटू जेड कर देंगे तो z का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका साइड चेंज कर लेते हैं, एम एन जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से z का स्क्वायर बन जाएगा 1 बाई एम एन, तो फिर यहाँ से z बन जाएगा रूट ओवर 1 बाई एम एन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे एम एन को क्या लिया था, वेयर एम एंड एन आर नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, इधर लिखेंगे सिंस एम एंड एन आर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसके बराबर z भी है तो लिखेंगे देयरफॉर z इज अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। एक बार मैं फिर से बताता हूँ स्टूडेंट, देखो m और n को हम लोगों ने नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ले लिया था ऊपर में ही, अब यहाँ पे m और n के फॉर्म में ये आ चुका है, लेकिन ये रूट ओवर में है तो इसका इज इक्वल टू है z। तो हम लोगों को दिखाना था कि z भी एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, तो ये हम लोगों ने दिखा दिया। मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सम्स पे। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रूव विथ रीजन दैट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन अदर टू साइड। तो बेसिकली ये एक थ्योरम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये एक पिथागोरस थ्योरम है, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर पिथागोरस थ्योरम। तो इसे मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये पिथागोरस थ्योरम नंबर 49 है, जो कि तुम लोगों का बुक का पेज नंबर 285 में दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक का पेज नंबर 285 खोलना और थ्योरम 49 बुक से कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं अलग से इसको कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों को सॉल्व बुक में ही मिल जाएगा।
तो इसीलिए ये पिथागोरस थ्योरम है, लेकिन थ्योरम 49 ही लिखना है, ठीक है, थ्योरम 49 लिखना है। और ये तुम लोगों का मैथ्स का टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 285 में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों का एक्टिविटी टास्क ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर स्टूडेंट्स एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। और मैं ऐसा एक्टिविटी टास्क और तरह तरह का और वीडियो मैं अपना चैनल पे लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, यूट्यूब में जो है ये एक्टिविटी टास्क का बंगाली वर्जन में सॉल्यूशन खोजने पर मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में मिलता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने ये सोचा कि इंग्लिश वर्जन में मैं बना दूँ। तो ज़रूर क्लास 10 का इंग्लिश वर्जन का स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का है, ठीक है। तो और ज़रूर शेयर करना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर। ओके, थैंक यू।